हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिया। क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया शब्द का अर्थ काम, काज, कार्य। क्रिया शब्द का अर्थ होता है काम, काज या फिर कार्य। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिले तो वहाँ क्रिया होगी। अर्थात क्रिया का वह रूप जो यह हमें सूचना देता है कि कोई कार्य हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो शब्द यह व्यक्त करेगा कि कार्य हो रहा है वाक्य में, वही शब्द क्या होता है? क्रिया होता है। हिंदी में क्रिया का जन्म धातु से होता है। हिंदी भाषा में क्रिया का जन्म धातु से होता है। मूल शब्द ही धातु हैं, अर्थात मूल शब्द ही धातु हैं और धातुओं से किसका जन्म हुआ? क्रिया का। यह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक तो मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु अर्थात जिनके जन्म का पता नहीं चलता है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें ही हम कहते हैं मूल धातु। और यौगिक क्रिया अर्थात वह किसी से मिलकर निर्माण हुआ है, किसी अन्य शब्द से उनका मेल हुआ है, चाहे वो प्रत्यय हो या फिर कोई और, जिसके वजह से इसको यौगिक धातु कहते हैं। मूल धातु को हम देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप का अपना अर्थ हो, शब्द का वह रूप जो अर्थवान होता है, जिनमें कोई अर्थ निहित होता है, पर खंडित न किया जा सके, किंतु उसे खंडित ना किया जा, अर्थात उसे दो भागों में विभक्त ना किया जा सके, उसे मूल धातु कहते हैं। अर्थात जब भी उसे हम दो खंड करना चाहेंगे तो दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस वजह से वह मूल धातु है, उसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे खा, पी, उठ, चल, आ, जा, सो, रो, दौड़, ये सभी शब्द जो हैं ये मूल धातु के शब्द हैं। इन्हें यदि हम खंडित करना चाहें तो ये खंडित नहीं हो सकते, क्योंकि खंडित होने के बाद वह धातु नहीं कहे जा सकेंगे। अब हम देखेंगे यौगिक धातु को। देखिए, यौगिक धातु किसे कहते हैं? जिस क्रिया का जन्म प्रत्यय के जोड़ने से होता है तो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का जन्म किसके जोड़ने से? प्रत्यय के जोड़ से, जिसमें प्रत्यय जुड़कर क्या करता है? क्रिया का रूप बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। हिंदी में प्रायः ना, ता, या जोड़ने से यौगिक क्रिया बनते हैं। यानी ना, ता, या ऐसे शब्द हैं जो मूल धातु में जुड़ते हैं और यौगिक धातु का निर्माण करते हैं। चलिए इसके आगे देखते। देखिए, मूल धातु, उसके बाद ना प्रत्यय, ता, या प्रत्यय और इसके बाद यौगिक धातु। यानी मूल धातु के बाद जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसके बाद कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं ये हम देखेंगे इसमें। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल धातु कौन सा है? खा, पी, पढ़, चल, ये चारों ही मूल धातु हैं। इसके अतिरिक्त भी मूल धातु हैं, लेकिन हम उदाहरण के रूप में इन्हीं चारों को लिए हैं। तो जब खा मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? खाना। और जब खा के साथ ता प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा खाता। ऐसे ही जब खा के साथ या प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा खाया। अब हम देखेंगे पी धातु के साथ। पी के साथ जब ना लगेगा तो हो जाएगा पीना, ता लगेगा तो पीता और या लगेगा तो पिया हो जाएगा। पढ़ धातु के साथ जब ना लगेगा तो पढ़ना हो जाएगा और ता लगेगा तो पढ़ता हो जाएगा और जब या प्रत्यय लगेगा तो पढ़ाया हो जाएगा। ऐसे ही चल धातु के साथ जब ना प्रत्यय लगेगा तो चलना होगा, ता प्रत्यय लगेगा तो चलता होगा और या प्रत्यय लगेगा तो चलाया होगा। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मूल धातु के साथ प्रत्यय जुड़ने के बाद कैसे यौगिक धातु बनते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक क्रिया के वर्गीकरण का आधार। यौगिक क्रिया के वर्गीकरण का आधार कितना है? दो है, उत्पत्ति के आधार पर और कर्म के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर, दोनों एक ही को कहा जाता है। बनावट के आधार पर कहिए या फिर उत्पत्ति के आधार पर कहिए। तो उत्पत्ति के आधार पर क्रिया 4, कर्म के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया 2 है। तो 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार की होती है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है अनुकरणात्मक क्रिया
तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है संयुक्त क्रिया। ये भेद हैं किस पे? उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। ये दोनों भेद कर्म के आधार पर है। और कर्म जब साथ में रहता है, यानी वाक्य में जब हमें कर्म मिले तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, और जब वाक्य में कर्म नहीं मिलता है क्रिया के साथ तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, बच्चा दूध पीता है, तो जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चा कर्ता हो गया वाक्य में, और उसके द्वारा जो क्रिया पीने की जा रही है उसका प्रभाव कर्म यानी कि दूध पर पड़ता है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। किंतु जब यही वाक्य बच्चा रोता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जो कर्ता बच्चा है उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव किसी अन्य शब्द पर ना पड़कर स्वयं कर्ता यानी कि बच्चे पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक में क्रिया का प्रभाव किसी शब्द पे पड़ता है और अकर्मक में क्रिया का प्रभाव किसी अन्य शब्द पर ना पड़ के कर्ता पे पड़ती है। तो इस प्रकार सकर्मक और अकर्मक क्रिया होता है। अब इसके चारों भेद को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।